इनकन्वीनियंस एक नज़र देख लें कि कहाँ तक पहुंचा था। पेज नंबर 233, पेज नंबर 233। पेज नंबर 233 में जो एग्जांपल कर रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट्स में एंट्रीज समझ आ गई थी लास्ट। फाइनल बेटा बात ये हुई थी कि अगर अकाउंटिंग एंट्रीज एग्जामिनर रिक्वायर करें इन क्वेश्चंस में तो करंट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की एंट्री करंट ईयर में होगी और पिछले सारे सालों की एडजस्टमेंट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू होगी। और फाइनली बस ये बात है। एनी कंफ्यूजन फाइनली? चले फिर आगे। ये रिक्वायरमेंट पर सर देन वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनाए। तो ये इसका नेट मुझे स्लो लग रहा है, तो चेक करिए नेट कौन सा। ये स्लो मूवमेंट है इसका। ये सारी हेडिंग्स लिखी आप अपने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बस ठीक है, बस सही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स as on December 2003। कंपनी नेम अगर अवेलेबल हो तो इस तरह की चीजें करनी याद रखिएगा, फिलहाल नहीं है। कंपनी नेम, स्टेटमेंट नेम, एज ऑन। अब आपसे रिक्वेस्ट है, पहले बात पूरी समझ लेनी आपने, फिर आराम से लिखिएगा। लिखने की तो इतनी को खास देख के लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 233 पे है। इन क्वेश्चंस में सर समटाइम्स आपको पहले पुरानी स्टेटमेंट्स गिवन होगी और आपने उन्हें रिवाइज बनाना। फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा है हमारे पास, किसके साथ 3:1 का रिवर्स ऑर्डर में बोला करते हैं जब इस तरह करना हो। कंपैरेटिव बना रहे हैं 3:1। हम किस साल में हैं, लेकिन 2 और 1 भी प्रेजेंट करते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जितनी ईयर्स कंपैरेटिव में अवेलेबल होंगे वो सब बनाएंगे। अगर एक ही साल कंपैरेटिव में होता तो एक बनाते, एक से ज्यादा साल अवेलेबल है तो वो बनाएंगे। और अगर कंपैरेटिव अवेलेबल ही ना हो तो हम नहीं बना सकेंगे। तो जितने कंपैरेटिव ईयर्स हैं उतने ईयर्स को हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन बिफोर एनीथिंग पहले आप काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा कि स्टोरी थी क्या। वैसे तो आपको 2 दिन हो गए शायद इस बहस। स्टोरी ये थी कि हम बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे थे और अब हमसे ये रिक्वायर्ड है कि पॉलिसी चेंज करके बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करें। ये हमसे रिक्वायर्ड है। अब इस एंगल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा देखें। एक प्लान की फिगर है जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। सही कहा मैंने? क्या इन फिगर्स में जो 3 लाख दिया हुआ है, 4,50,000 दिया हुआ है, 5 लाख रुपीस दिए हुए हैं, इनमें बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई भी है? वो हमने ऐड करनी है। ऐसी तो आइए जरा अपने रजिस्टर वगैरह डाटा साथ रख लें। टू 2001 से शुरू करेंगे। What is the given amount of plant on 2001? 300,000। 2001 से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट की फिगर ढूंढे 15,000। क्या ये 15,000 इस 3 लाख में अभी ऐड होना है? ऐड होना है, होना तो बेटा फिर 3 लाख की जगह 315 हो जाएगा। नथिंग एल्स। 450 में आएगा। कंसंट्रेशन जरा, इस 50 में पहले बोरिंग कॉस्ट है सर। लेकिन सर इसमें बड़े इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अभी आनी है। ये 4,50,000 कैलकुलेट हुआ हुआ, क्या इसे कैलकुलेट करते हुए ये बैलेंस शीट की फिगर है, 3 लाख को ब्रॉड डाउन उठाया गया होगा?
क्या ये क्लोजिंग ओपनिंग बनते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है? एक सेकंड के लिए जरा 5 लाख पे है जरा, क्या ये 5 लाख की फिगर बनाते हुए 450 को ब्रॉड डाउन उठाया गया होगा और फिर फर्दर खर्चे हुए होंगे, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख हो गया। तो मीन्स टू से वापस यहाँ 3 लाख पे 15,000 तब ऐड कर देंगे, लेकिन क्या पहले जो 450 या 450 पे आ रहा है, 450 जो है क्या ये 3 लाख की बेस पे बना होगा? तो 450 में यकीनन 2002 वाली फिगर ढूंढे, 17,000 तो ऐड होना है, लेकिन क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कम्युलेटिव इफेक्ट्स आएंगे? फिर क्या 450 की कैलकुलेशन करते हुए ब्रॉड डाउन 3 लाख था, तो आप उस 3 लाख को जब चेंज करेंगे 315 बनाएंगे, तब रिवाइज सिचुएशन में फिर ब्रॉड डाउन भी क्या होगा? 315 बनेगा, लेकिन फिलहाल वो ब्रॉड डाउन भी कितना है? 3 लाख की बेस पे 4,50,000 बना हुआ है। तो समझ आती है मेरी बात? एक गेंद आगे चलाएं पहले 5 लाख पे, 5 लाख कैसे बना होगा? 450 की बेस पे। तो अब क्या उस 450 में वो 15,000 वाली एडजस्टमेंट भी होनी है, और वो 17,000 वाली भी होनी है, और फिर 9,000 वाली भी होनी है, 9,000 वाली भी होनी है 5 लाख में। 5 लाख नहीं, उस 450 में ब्रॉड डाउन के एंगल से 17,000 और 15,000 एडजस्ट होगा, और फिर 2003 के एंगल से 9,000 भी ऐड होगा। कल आपने स्टेटमेंट्स बनाई, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पिछले पेज पे। इसमें मैं किसी बात नहीं की यार, इसमें मैंने सिंपली 2003 में 2003 की फिगर लिखी, 2002 में 2002 की फिगर लिखी, और एक ही फिगर फिर जाकर चेंजेस इन इक्विटी में लिखी। इनकम स्टेटमेंट होती है फॉर द पीरियड कैलकुलेट होती है, इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये एज ऑन बनती है या फॉर द ईयर बनती है, इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस ने ओपनिंग भी बनना होता है। सब ठीक है जी? अपना दोबारा क्वेश्चन देखें, ये फिर नहीं सही आ रहा है। कौन सा लगा? अभी लगा पता नहीं लगा, स्ट्रॉन्ग लगा, मेरे को यही सही है। जी सर सॉरी, दोबारा आ जाए सर। 3 लाख पे 3 लाख में कितने रुपए की एडजस्टमेंट करेंगे? सिर्फ 15,000 की। 4,50,000 में 15,000 की भी क्यों करेंगे? पहले ये जो क्लोजिंग बना हुआ है 450, ये 3 लाख की बेस पे बना हुआ है, तो पुरानी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी और फिर फॉर द ईयर वाली भी करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स 17,000 प्लस 15,000 की एडजस्टमेंट यहाँ करनी पड़ेगी। अब आए 5 लाख पे, अब इसमें किस किस साल के साथ किस साल वाली भी करनी है? 1 और 2 के साथ साथ फिर 3 वाली भी करनी है। तो ये इशू सिर्फ कहाँ आया करेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस ने ओपनिंग बनना है। एनी कंफ्यूजन? आए लिखें। नॉन करंट एसेट्स, अपनी हेडिंग्स भी पूरी कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, बस इंशाल्लाह भी ठीक है। अब आप इसकी टेंशन ना लें, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। अब आपने क्योंकि नियत कर ली है कि हमने पढ़ के जाना है और मैं फंस गया हूँ, तो इंशाल्लाह रब ने मदद जरूर कर देनी आज। बस काफ़ी रिलैक्स भी कर लिया आज, हम काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, तो अब हमें पता भी नहीं चलना कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया हमने। तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस मेरी आखिरी बात जहन से निकाल के पढ़ी कि इंशाल्लाह कुछ नहीं करता। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डैश प्लांट, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डैश बिल्डिंग, इस तरह से लिखा जाता है।
ठीक है, मींस टू से वो ऐसे स्पेसिफाई किया जाता है। ये ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। मैंने एब्रीविएशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चले गए। जी डियर, इसका सिंपली तरीका 2001 गिवन फिगर ढूंढनी है हमने और अपनी एडजस्टमेंट्स ढूंढनी है। एक देख लें, बाकी कर लें। काइंडली एक करवा दें। क्या उठाऊं? 300,000 वर्किंग्स में जाए प्लस 15,000, रिवाइज्ड फिगर इज 3,15,000। एक आखिरी चीज सुन लें मुझसे, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2001 की शेयर होल्डर्स को भेजी गई होगी उसमें क्या नजर आ रहा होगा? 3 लाख। अब हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं, देयरफॉर रीस्टेटेड वर्ड आएगा, और रीस्टेटेड वर्ड 2002 पे भी आएगा, 2003 पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वो फर्स्ट ईयर है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बनाए ऊपर रीस्टेटेड वर्ड्स भी लिखें कंपैरेटिव में, अब बाकी फिगर्स पूरी करें। देख लें, क्लियर कर लें। अगर ये दोबारा मैं प्लस कर रहा हूँ, ये शायद अगर मुश्किल हो रहा है समझ, बता दूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर, ये जो पहले तो ये क्लियर कर लेना कि क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन होते हैं? सर 5 लाख होगा, मैं लिख देता हूँ। आपने बोर्ड से देखा क्यों? वैसे सही कर लेते हैं, आप करें अपना कंप्लीट। तो 3 लाख था हमारा क्लोजिंग बैलेंस 2001 का। अपना क्वेश्चन देखना जरा इसमें। 3 लाख था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2001। नेक्स्ट उसके सामने 2002 में लिखा है 450,000, तो 450,000 अब क्लोजिंग बैलेंस है 2002 का। बना कैसे होगा? स्टार्ट कहां से हुआ होगा? 2002 ब्रॉड डाउन ऑफ 3 लाख से। 3 लाख पहले ब्रॉड डाउन हुआ होगा, फिर लग रहा है 1,50,000 फर्दर कोई एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ एसेट को बनाने में, क्लोजिंग हो गया 450। फिर 2003 कैसे स्टार्ट हुआ होगा? 450 ब्रॉड डाउन, और फिर फर्दर 50,000 खर्चा लग रहा है। डेप्रिसिएशन की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख बन गई। तो ये जो फिगर 5 लाख तक आई है, इसमें ऑलरेडी कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है ऐसी। तो यकीनन 2001 में 15,000 कैपिटलाइज होना है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, तो वो हमने कर दें, अब वो हम कर देंगे। लेकिन जो 2002 है, ये हम 1 से खुद 2 नहीं बना रहे। अगर सपोज हमने 2002 की फिगर्स खुद बनानी होती तो हम क्या करते? हम 3,15,000 को ब्रॉड डाउन खुद उठाते और उसमें देयरफॉर सिर्फ 2002 वाली और करेक्शन करते तो क्लोजिंग बन जाता। क्या एग्जामिनर खुद से 3 लाख को ब्रॉड डाउन बना के 450 क्लोजिंग बना चुका है? और क्या एग्जामिनर 450 को एज इट इज उठा के 5 लाख भी बना चुका है? अगर हमने 1 के बाद 2 और 3 की खुद बनानी होती तो हम 2002 में ब्रॉड डाउन उठाते ही क्या 315। लेकिन उसने क्या उठाया होगा? उसने क्यों उठाया होगा? क्योंकि उस वक्त पॉलिसी यही थी कि हमने एक्सपेंस आउट करना। तब अगर हम 2001 चेंज कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, या 2001 का क्लोजिंग चेंज कर रहे हैं, तो 2002 का ओपनिंग भी चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्यों करना पड़ेगा? पहले वो पुराने वो क्लोजिंग से ओपनिंग बना हुआ, तो मैं 2002 में दोनों सालों की करेक्शन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ओपनिंग भी गलत था। और 3 में तीनों की कर रहा हूँ क्योंकि 3 का ओपनिंग पिछले 2 सालों के एक्यूमुलेटेड दोनों गलत। ठीक है, ये आंसर्स फाइनल बताइए। लास्ट में 5 लेके सर 482,000 एंड 541,000। जी कोई और कंफ्यूजन? ठीक है, प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं लगे। देन आगे चले, अपनी स्टेटमेंट में देखें कि और हेडिंग भी है। फिर उसके बाद एक रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग लिखें। करंट एसेट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक्सट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी सिर्फ इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर अवेलेबल है।
रिटेन्ड अर्निंग्स की ये फिगर लिखना बिल्कुल इजी इसलिए हो गया हुआ है क्योंकि हम एक काम पहले कर चुके हैं, लेकिन क्या वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स में भी आना कम्युलेटिव इफेक्ट ही है? क्या ये भी बैलेंस शीट आइटम है? तो इसको लेकिन बड़ा करने की दोबारा इसलिए जरूरत नहीं है। अपनी चेंजेस इन इक्विटी जरा देखें, चेंजेस इन इक्विटी देखें और साथ क्वेश्चन रखें, क्वेश्चन के साथ रिलेट करें कितना 2001 का बैलेंस दिया हुआ, 120 दिया हुआ है। अपनी चेंजेस इन इक्विटी का स्टार्ट देखें, क्या उसमें 15,000 ऐड कर दिया है हमने? अब डेट से जरा कंफ्यूज होइएगा, सही देख लें। हम 1 जनवरी 2002 का रीस्टेटेड बैलेंस देख रहा, क्या यही फिर अब 2001 का क्लोजिंग होना चाहिए? तो इसमें एक साल की एडजस्टमेंट होगी 15,000 की। प्रॉफिट बढ़ना था, इससे ये कम होना था। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ने बढ़ना था। तो 120,000 की जगह क्या आएगा? 135,000। आगे चलें जरा। देन ये जो 532 लिखा हुआ हमने, चेंजेस इन इक्विटी देखा, चेंजेस इन इक्विटी, क्या ये 135 ही की बेस पे आगे है? तो क्योंकि 135 में 15,000 ऑलरेडी प्लस हो चुका है, और नीचे जरा देखें 397, इसकी जरा प्रॉफिट वाली वर्किंग देखें। 397 प्रॉफिट में से आया था। 397,000 का प्रॉफिट कहाँ से आया था सर? क्या उसमें 17,000 वाली एडजस्टमेंट होगी भी है? तो क्योंकि अब ये चेंजेस इन इक्विटी हमने खुद से कम्युलेटिव बना ली हुई है, तो 532,000 में क्या 15,000 भी और 17,000 भी कंसिडर हो चुका है? और इसी तरह लास्ट फिगर देखें 9 लाख से 96,000, वो जो लास्ट है क्लोजिंग बैलेंस 9,96,000 रुपीज का, ये किन फिगर्स की बेस पे फाइनली आया है? तो क्या इसमें 996 में वो 15,000 भी, 17,000 भी और 9,000 भी कंसिडर हो चुका है? अगर हम चेक करना चाहें तो कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन में 120 लिखा हुआ जहां, उसकी जगह होगा 135, तो एक साल का फैक्ट आ गया। अब क्वेश्चन में 2002 के एंड में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन में प्लीज 232 पे 5 लाख जहां लिखा हुआ है, वहां हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है? उसमें 532 नजर आ रहा है। तो ये 532 कैसे बना? 15,000 भी और 17 भी। इट मींस इसमें ऑलरेडी कम्युलेटिव इफेक्ट्स आ चुके हैं। और लास्टली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? 955, कैलकुलेटर उठाएं जरा। 955 996 कैसे बना होगा फिर? +15 +17 एंड +9। मेरी सारी बात का मतलब ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हुए अब दोबारा ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये फिगर्स हम हमेशा कहां से उठा लिया करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हमने बनाई होगी वहां से उठा लिया करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में तकरीबन हर सवाल में शायद ये चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़ा करेगी, तो ऑलरेडी उसमें फिर कम्युलेटिव इफेक्ट्स कंसिडर हो गए होंगे। तो सिंपली स्पीकिंग हम क्या कर सकते हैं, जहां रिटेन्ड अर्निंग्स आपने लिखा है उसके साथ ब्रैकेट में बस लिख लें कि ये फिगर्स हम कहां से उठा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। और अब दोबारा वर्किंग करने की बजाय वहां से क्या देख के लिख लें सर? लिखवा देंगे जरा 135,000। आगे बोलते जाए देख के जरा। 5 फंस गया काम। 532,000 एंड 996,000। तो ये फिगर्स कहां से देख के आप लिख लिया करेंगे? चेंजेस इन इक्विटी अगर बनाई हुई है तो वहां से देख के लिख लिया करेंगे। तो नोट कर लें। और अगर चेंजेस इन इक्विटी फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में नहीं बनाई हुई, तो जिस तरह प्लांट की फिगर्स एक्यूमुलेट हुई हैं वो एक्यूमुलेट कर लिया करेंगे। लेकिन अगर एक दफा वर्किंग हो गई है तो फिर टाइम जहां हो सके सेव करने की कोशिश कर लेंगे। फाइनली एनी कंफ्यूजन नोट करें, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वो पहले बताएं। नई चीजें हैं प्लीज क्लियर रखिएगा। ये एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखी है और अपनी एडजस्टमेंट्स को कम्युलेटिवली कंसिडर किया है। रिपीट कर देंगे मैंने क्या बोला? मैंने ये तो नहीं वैसे कहा जो आपने बोला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रख के एडजस्टमेंट्स को कम्युलेटिवली पोस्ट करना है।
कर लिया करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़ सकते। देन सर जी उसके बाद अब अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो रीस्टेटेड वर्ड्स हमने लिख दी हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अब शेयर होल्डर्स को बताना है कि आखिर क्यों रीस्टेट किया है, क्या हुआ है, और देयरफॉर क्यों रीस्टेटमेंट करनी पड़ गई है। तो इसको शेयर होल्डर्स को अब ये बताने के लिए कि रीस्टेटमेंट क्यों की गई है और फिर वो कैसे की गई है और उससे क्या इफेक्ट्स हुए हैं, ये बनाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले कंपोनेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स जरा बोल दें। गुड एफर्ट, लेकिन शुरू नहीं है ये भी। पहला सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं तो 5 बोल गया। नंबर 1 सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो इंशाल्लाह आ रही है कुछ दिन बाद। नोट्स कहाँ चलेंगे हम? क्या पहले कभी हमने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं? आईए 16 जहन में लाए, आईए 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्केड्यूल, रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स। उसी तरह हम अब फिर कहाँ जा रहे हैं? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस साल के? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। देन जरा पेज नंबर 235 पे अब जो मैंने फर्दर बातें करनी है ये अब जरा हाईलाइट करने के कहाँ लिखे हुए हैं। तकरीबन पेज के दरमियान में आपको डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के नाम से हेडिंग मिलेगी, दरमियान से थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। पेज नंबर 235 सारी ढूंढ लेंगे सर। तो नोट्स में शेयर होल्डर्स को ये 3 मेन चीजें डिस्क्लोज करनी है। नेट अकाउंट फिर बंद हो गया इसके पास रखना है, ये वहां तक आएगा। कौन सा लगाएंगे? पहले कौन सा लगा होता है इसका? नहीं इस पे लगा तो इस पे नहीं, यहाँ जो आ रहा होता है। अच्छा नेट ये होता है। कौन सा लाइट? अभी प्रॉब्लम था इधर तो ठीक है। जी सर जी, अगर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाए आईए सेट में पॉलिसी चेंज की, तो अपने नोट्स में 3 चीजें बतानी होती हैं। तो पहले उनको जरा पढ़ लेते हैं, फिर हाउ टू अप्लाई वो डिस्कस करता हूँ। करें शुरू? जी नंबर 1 सबसे पहले बताना था नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नेचर का मतलब बताना ये है कि क्या चेंज की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बदला? बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो रही थी और हमने कैपिटलाइज की। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के हमें तो ये सब कुछ पता है, लेकिन अब ये हम किसको बताने लगे हैं? शेयर होल्डर्स को लिख के बताना। तो पहली चीज को क्या बतानी है? नेचर, शॉर्ट वर्ड्स नेचर। नंबर 2 फिर ये बताना क्यों बदल रहे हैं। पॉलिसी चेंज करने की 2 वजूहात होती हैं, या स्टैंडर्ड बदल गया होता है या मैनेजमेंट का अपना वॉलंटरी डिसीजन होता है। हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बदलने की वजह से ये चेंज है। तो रीजन ऑफ चेंज में हम ये बताएंगे कि स्टैंडर्ड बदलने की वजह से ये हमें चेंज करना पड़ रहा है। और लास्टली सी फिर इफेक्ट्स बताने ऑन ईच अंडरलाइन वर्ड्स लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर ये बताना है कि पॉलिसी चेंज करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लाइन आइटम्स में क्या डिफरेंस आया है। लाइन आइटम पहले समझ लें और फिर लाइन आइटम्स को एक्सप्लेन करते हैं। अभी नहीं तो बैठ गए लेकिन आप अपनी बुक से समझें, इस वक्त लाइन आइटम्स बुक में लिखेंगे। लाइन आइटम्स को समझने के लिए क्या वर्ड स्टेटमेंट लिखी क्या हुई? वैसे पूरी स्टेटमेंट बोलिएगा।
सर इधर आपने 2 मिनट देखना भी नहीं है, सब लोगों ने प्लीज बोर्ड पे नहीं देखना, यूं करके देखें अपनी बुक की तरफ। नहीं, लाइन आइटम मीन्स तो मैंने बताना है, लिखा स्टेटमेंट ही हुई है, इफेक्ट ऑन ईच लाइन आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो सी लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो ये जो आगे बोले सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो लाइंस हम बोल रहे हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इन लाइंस को लाइन आइटम्स कहते हैं। जिन लाइंस के सामने अमाउंट्स आ रही हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, उन्हें लाइन आइटम्स बोला जाता है। तो मींस टू से सेल से शुरू करके प्रॉफिट तक। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में बनाए। नॉन करंट एसेट कोई लाइन आइटम इसलिए नहीं है क्योंकि वो हेडिंग है। एसेट्स या नॉन करंट एसेट के सामने अमाउंट कोई नहीं है, तो लाइन आइटम कौन सी है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आगे हिम्मत कर दें नॉन करंट एसेट्स में और भी हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अगर हैं। करंट एसेट कोई लाइन आइटम नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर जाए स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिन हेडिंग्स के सामने, जिन लाइंस के सामने अमाउंट्स आ रही हैं, उन लाइंस में जो अमाउंट, जो वर्ड्स लिखे हैं, वो लाइंस के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? लाइन आइटम्स। थोड़ी सी इक्विटी में चले जाएं, इक्विटी इज नॉट अ लाइन आइटम। क्यों? उसके सामने अमाउंट नहीं है, वो एक हेडिंग है। उसके नीचे कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? शेयर कैपिटल इज अ लाइन आइटम, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वगैरह। नॉन करंट लायबिलिटी इज नॉट अ लाइन आइटम, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन इज अ लाइन आइटम। करंट लायबिलिटीज में जाए, करंट पोर्शन ऑफ लोन, क्रेडिटर्स, तो जिन लाइंस के सामने अमाउंट्स नजर आ रही हैं, आपको उन्हें लाइन आइटम्स बोला जाता है। तो दोबारा सी पढ़ें। हमारी पॉलिसी की वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जिन जिन लाइन आइटम्स में अमाउंट्स का चेंज आया है, वो चेंज हमने बताना है। वो चेंज कैसे बताना है, वो इंशाल्लाह बड़े आराम से बन जाना है। आप क्या करें, अपनी हेडिंग में आ जाए जहां आपने लिखा है। सर इसको छोड़ें सर, थैंक्स फॉर सजेशन। अपने रजिस्टर पे चले जाएं। जो जो कुछ यहाँ से कर सकेंगे हम, वो आपको अगर नजर ना भी आए तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ जहां तक हो सकता है 5-7 मिनट और वो कंप्लीट करके उठें। हेडिंग क्या लिखी हुई है आपके रजिस्टर में? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो कुछ मैं बोलूंगा वो करना है, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। उसके फौरन बाद अब आपने ये लिखना है, डिस्क्लोजर्स ऑफ चेंज इन पॉलिसी। अपनी बुक देख के बताएं पहला कौन सा डिस्क्लोजर देना होता है। एक हेडिंग बना लेते हैं अभी, नेचर ऑफ चेंज। एक सब हेडिंग सी बनाना, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन पॉलिसी के बाद नेचर ऑफ चेंज, एक सब हेडिंग और नेचर ऑफ चेंज। देन सर हमें कैसे पता चलेगा चेंज क्या है? अपनी बुक में आ जाए, पेज नंबर 233, इसके स्टार्टिंग पैराग्राफ में आ जाए। स्टार्टिंग पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वहीं से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी क्या कर रही थी और अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट कर रही थी, कैपिटलाइज करेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? वहीं से मैं वर्ड्स को उठाता हूँ पहली, क्योंकि सिचुएशन है तो मैं लिख देता हूँ। आगे लिखना शुरू करें। द कंपनी हैज changed its policy of expensing borrowing cost. Company has changed its policy of expensing borrowing cost, लिख लिया to capitalizing borrowing cost
to capitalizing borrowing cost to related assets. बात ठीक है, कैसे ही हुआ है? तो ये हमें क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है? जो क्वेश्चन में बताया गया उसके मुताबिक हमने लिखना है। वर्ड ठीक है, क्या होने की बजाय क्या करना है? एक्सपेंस आउट की बजाय कैपिटलाइज करना। तो ये क्या हो गया? नेचर। नंबर 2 रीजन। जी डेफिनेटली अब थोड़ा सा फॉर्मल अंग्रेजी बस बनाना है। क्यों वैसे ही हुआ? IAS 23 में चेंज आ गया, तो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। द चेंज वाज मेड टू कंप्लाई विद द चेंज वाज मेड टू कंप्लाई with the revised IAS 23 borrowing cost issued during the year. The change was made to comply with the revised IAS 23, comma से लगा लें, borrowing cost issued during the year. Definitely ये words ऐसे नहीं है जिन्हें को रट्टा लगाने की जरूरत है। क्या सेंटेंस डिफरेंट तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टोरी लिखनी है। तो नेचर मीन्स क्यों चेंज किया है, सॉरी क्या चेंज किया है, और रीजन मीन्स क्यों चेंज किया। देन लास्ट थिंग जो हमने डिस्क्लोज करनी, दैट इज इफेक्ट ऑन line items of financial statements. Effect on line items of financial statements. बस कर दे यार। जी लिख लीजिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरा सी पढ़ें दोबारा, सी सेंटेंस पेज नंबर 235 पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस किस कंपोनेंट की लाइन आइटम पे हमने इफेक्ट बताना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी। तो पहले इसमें नंबर 1 सब हेडिंग बना लें, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। नहीं मतलब सी में क्या लिखा हुआ, इफेक्ट बताना है आपने ईच लाइन आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। तो पहले इफेक्ट्स देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पे क्या है, फिर देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या है। इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ऐसी कोई परेशान ना हो, ये बात आपकी उम्मीद से ज्यादा आसान निकलने लगी है। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? हो रहा है तो प्लीज, नई चीजें तो हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हेडिंग लिखिए। सर हेडिंग लिख लीजिए। किस चीज की? अब इस लाइन से क्या मुराद है, मतलब क्या समझे इससे कि जब हमने पॉलिसी चेंज की है, कि इस पॉलिसी चेंज करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी लाइन आइटम की अमाउंट्स में चेंज आया है, और अगर आया है तो कितना है ये बताना है। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है, दोबारा जरा काइंडली पेज नंबर 233 सामने रखें और अपने रजिस्टर में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम सामने रखें। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो सामने रखें पेज नंबर 233 और जो हमने बनाई है उसको हम सामने रख लेते हैं। जी सर, प्रॉफिट कितना गिवन है सवाल में? 455,000 और 380,000। अपना देखिए हमने क्या लिखा हुआ, 464,000 और 397,000। क्या हम चेंज कर चुके हैं? अब एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, अल्लाह का शुक्र बोर्ड नजर आ रहा है।
अब ये बेटा जो मैंने वर्किंग स्कीम ही है, ये जो भी हमने वर्किंग स्कीम थी इन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, डेफिनेटली ये वर्किंग्स हम करेंगे, लेकिन रियल लाइफ अगर हम ज़हन में लाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वर्किंग शेयर होल्डर्स को नजर नहीं आ रही होंगी। मसलन अगर अपनी स्टेटमेंट देखें, जो मैंने यहाँ मिटा दिया, अपनी स्टेटमेंट देखें, आपको नजर आ रहा है प्लस हुआ हुआ? सर आपको प्लस प्लस हुआ हुआ नजर आ रहा है सर, तो क्या हमने यही चेंज नहीं किया प्लस प्लस? लेकिन ये चेंज शेयर होल्डर बन के जरा बोर्ड पे देखें, उन्हें नहीं ऐसे नजर आएगा, उन्हें रिवाइज्ड फिगर्स नजर आएंगे। 397,000 उन्हें नजर आ रहा होगा, उन्हें 464,000 नजर आ रहा होगा। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो सामने रख लें तो वहां उन्हें 380 नजर आ रहा होगा। देखें देखें, तो हमें तो पता है कि हमने इसमें कितना कितना ऐड कर दिया है। अब उन्हें इस चक्कर में नहीं डालना है कि वो खुद कैलकुलेट करके चेक कर लें, उन्हें खुद कैलकुलेशन नहीं करवानी है, उनको वो चेंज खुद से बता देना है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, क्या 2003 की जो फिगर्स हैं ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो रही हैं? क्या ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो रही हैं? तो ये जो लाइन आइटम्स वाला डिस्क्लोजर बनता है ये करंट ईयर का नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें 455,000 का पता ही नहीं होगा। ढूंढने जरा 455, इसका उन्हें क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि ये तो हमारे सामने था, हम तो खुद ही से ठीक कर लिए, तो उन्हें पता चलना ही क्या है 464। लेकिन पिछले सालों में क्या उन्हें हमने 380,000 बताया था, और अब इस साल क्या बताने लगे हैं? तो ये जो लाइन आइटम्स वाला डिस्क्लोजर है ये सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का बनाया जाता है, करंट ईयर का क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि उन्हें सिर्फ रिवाइज फिगर्स ही मिलेंगी। कंपैरेटिव ईयर्स का क्यों बताया जाएगा? क्योंकि पहले कुछ और फिगर्स थी और अब हम कंपैरेटिव में कुछ और फिगर्स दे रहे हैं। तो लाइन आइटम्स वाला डिस्क्लोजर सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स से रिलेटेड बनता है। कैसे बनेगा? इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है और जिसकी वजह से प्रॉफिट में चेंज आ रहा है। आए जरा जहां हम डिस्क्लोजर बना रहे हैं, एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूं, पूरी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आफ्टर ऑल माय डिस्कशन मैं किस साल की लाइन आइटम्स का इफेक्ट लूं। यहाँ सिर्फ 2002 यहाँ ले सकूंगा, 1 भी लेता, लेकिन 1 की इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ मैं मजबूरन 2001 क्यों नहीं ले रहा? 3 मैंने लेना नहीं, 2 मैंने लिया है, 1 क्यों नहीं ले रहा? इंफॉर्मेशन नहीं। अगर होती मैं लेता, मैं कंपेरेटिव ईयर सारे लेता, लेकिन करंट ईयर क्यों नहीं लेना? वो फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज हो रहा है, उसकी लाइन आइटम्स में पहले क्या था वो किसी को नहीं पता। अब आगे देखें, क्या फाइनेंशियल चार्जेस में कोई चेंज आया? क्या फाइनेंशियल चार्जेस में कोई 2002 में चेंज आया है? कितने रुपए का चेंज आया है? ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है। आप सिर्फ फॉर द ईयर बताएंगे या कम्युलेटिव बताएंगे? फॉर द ईयर बताएंगे। कितना चेंज आया है? 17,000। इंक्रीज आया है डिक्रीज आया है? इंक्रीज आया डिक्रीज आया? इंक्रीज आया डिक्रीज आया। तो इसको इसी तरह लिख देंगे, डिक्रीज इन फाइनेंशियल चार्जेस। जस्ट एक सेकंड आराम से, पेशेंस। ये मैं फाइनेंशियल चार्जेस की टोटल फिगर लिख रहा हूं या सिर्फ चेंज लिख रहा हूं? तो चेंज इतना ही है, हमें नहीं पता फाइनेंशियल चार्जेस पहले कितने थे, वो तो प्रॉफिट के अंदर होंगे जो होंगे। लेकिन क्या ये कंफर्म है कि चेंज यही है, और ये भी कंफर्म है कि ये डिक्रीज है? एनी कंफ्यूजन? अब आगे आए जरा, क्या इस डिक्रीज से कुछ और भी हुआ? फाइनली क्या हुआ है? इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितने से? इतने से ही। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देख के लिखें। जी समीर, तो कैसे कुछ क्या ये हमेशा डिक्रीज इन फाइनेंशियल चार्जेस हुआ करेगा? जो हुआ करेगा वो बता दिया करेंगे। लिखने के बाद फिर हेडिंग लिखना, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी
सॉरी इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमने ये देखना है कि हमारी इस चेंज से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां कहां कितने कितने से चेंज आया है। रेडी? ये बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे? 233 पेज पे है, वहां आपके पास पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, अपने रजिस्टर में ढूंढना है। रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने खुद बना ली है, बना ली है सर? क्या आपको फिगर्स में कोई चेंज नजर आ रहा है? पहले प्लांट करने का सिंपली क्या करेंगे, पुरानी फिगर्स और नई फिगर्स का डिफरेंस बता देंगे मुझे। तो कैंडी प्लीज एक मिनट बता देंगे जरा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस प्लांट में कुछ चेंज हो रहा है, वो लिखना है हमने। बताएंगे किस किस साल की हेडिंग लिखूं? 2002, 1, 3 नहीं, करंट ईयर नहीं, 2, 1, 1, 2 भी नहीं, 2, 1 कंपैरेटिव ईयर्स। किस तरतीब में? रिवर्स ऑर्डर में, करंट ईयर से पीछे। 3 क्यों नहीं लिखा मैंने? 3 क्यों नहीं लिखा मैंने? अब सिंपली क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट में 3 लाख है, रिवाइज बैलेंस शीट में 3,15,000 है। क्या है? इंक्रीज है डिक्रीज है? तो इंक्रीज इन कैपिटल वर्क इन प्रोसेस बाय ₹15,000, और दूसरा सही हिम्मत कीजिएगा जरा, 2002 में कितना इंक्रीज है? 32,000। अब ये कम्युलेटिव इंक्रीज है, फिगर्स का डिफरेंस नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं? किसको देख के, किन किन को देख के ये मैंने बना लिए? पुरानी और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रख के डिफरेंस लगा। किस साल का नहीं बना रहा? क्योंकि वो फिगर्स पहले नहीं प्रेजेंट हुई है। ये लिखें देख के, और काइंडली एक दफा रिटेन अर्निंग्स की खुद से ट्राई करना और खुद से डिसाइड करें इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है, सिंपल है यार, फिगर्स देख के पता चलना। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स है, ये भी 15,000 ही है और ये भी 32,000 ही है। पहले था 1,20,000, हमने लिखा हुआ है 135, तो 15,000 का इंक्रीज है। और पहले था 5 लाख, उस 5 लाख की जगह हमने कितना लिखा हुआ है? हमने कितना लिखा हुआ है? 532। तो क्या ये इंक्रीज है? क्या ये इंक्रीज है? तो सर जी यही डबल एंट्री बेसिकली हुई हुई है। अगर थोड़ी सी हिम्मत कर सकें आप, तो यही एक डबल एंट्री तो है जिसकी एक स्टोरी चल रही है। एसेट बढ़ा हुआ है, और क्या कम होने से क्या बढ़ गया? इंटरेस्ट कम होने से फिर रिटेन्ड अर्निंग्स अल्टीमेटली फिर बढ़ गई। तो एसेट भी बढ़ा है और इंटरेस्ट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं। 2001 तक कितने से बढ़े थी ये? 15,000 से, और 2002 तक कितने से बढ़ गई हैं? 32,000। सिंपल इज दैट। और अगर 2003, एक सेकंड देखें जरा, 2003 के वैसे ही डिफरेंस नहीं जरा, तो 41 बनता है, तो वो 9,000 फर्दर ऐड हो गया 2003 में आके। लेकिन दैट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज बिकॉज वो फिगर्स पहले अवेलेबल शेयर होल्डर्स के नहीं है। तो फाइनली पूरी बात समझ आ गई सर? नहीं, आज की इस डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी फ्रेंड्स? चलें, बहरहाल चलना तो आगे चाहिए था, ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन अब मैं इस वक्त फर्दर आपको बोर नहीं करना चाह रहा। आपका भी जहन बार बार इधर ही है कि अब नेट देखते हैं कब बंद होता है। तो अच्छा भला काम आज खत्म हो जाना था, लेकिन बहरहाल जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब की यही मर्जी थी। तो लगता है अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम संडेज भी वेस्ट ना करें। तो आप लोग इस तरह करें, मेरा ख्याल है कल का दिन जरा नहीं घर में पढ़े, घर में पढ़ लेते हैं आप, लेकिन इस तरह करेंगे मंडे को आप मुझे आके फाइनली बता दीजिएगा कि क्या संडे को पढ़ा जाता है या नहीं। और अगर नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा दिख गया तो ठीक है, अगर खुदा ना खासा कल फिर वेस्ट हो गया पिछले संडेज की तरह, तो फिर मेरा ख्याल है कोई सही ठंडे दिल से फैसला कर लेंगे। अगर पढ़ लेंगे तो ठीक है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर आप मेरी बात की ऐसी फजूल में डेप्थ में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। इस तरह करें आप लोग कल का दिन जरा निकाल के, अगर पिछले कुछ टॉपिक्स भी 1-2 सवाल
रिवाइज कर सकें, कोई घंटा डेढ़ निकाल लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह मैं फिर मंडे को डिस्कस करूंगा स्टार्ट में। उसमें एक वो ओपनिंग बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है, उसमें शायद कंफ्यूजन हुई हो। आप लोग इस तरह कीजिएगा, बुक का जरा पेज नंबर 275 निकालें। ये जितनी बातें हुई हैं उसका एक एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कम से कम अगर आप कल बैठ के दोबारा रिफ्रेश कर लें तो ऑर्चिड से शुरू कर लें। मे बी आपको आप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नज़र ये रिवाइज करके रिवॉल्यूशन हो जाएगी। देन उसके बाद ऑर्चिड 275 पेज देखिए। देन उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी में मना करें यार सर जी, बस करें। पेज नंबर 285 पार्क क्वेश्चन, और पेज नंबर 287 एक टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था फखर लिमिटेड। चेंजेस इन इक्विटी की हमें बहुत सख्त जरूरत पड़नी है नेक्स्ट पूरा वीक, तो इन क्वेश्चंस को मेरा ख्याल एक नजर रिफ्रेश कर लिया जाए। तो पेज नंबर 285 एंड 287, ठीक है। टेस्ट सबने दे दिया, चलो उसकी फिर नेक्स्ट वीक में दोबारा देखते हैं। अल्लाह हाफिज।